हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आप लोगों की खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं बाकी लेक्चर्स भी लाऊंगा जल्दी। तो आज मैं फिर से एक और लेक्चर लेके आप लोगों की खिदमत में आया हूँ। आज हम बात करेंगे, जहाँ हमने परसों छोड़ा वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और तो हम क्या कर रहे हैं कि यूनिट बात कीजिएगा, यूनिट 1.3 हम कर रहे हैं, फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। यूनिट 1.3 हम कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले वाले में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पढ़ा था किसका? इंट्रोडक्शन पढ़ा था इकोनॉमिक जियोलॉजी का। इकोनॉमिक जियोलॉजी। और फिर हमने इसके बाद इसमें पढ़ा, दूसरा स्कोप्स के बारे में पढ़ा था, और तीसरा हमने इसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था। ये था यूनिट 1.1। फिर 1.2 हमने नहीं किया था, हम 1.3 पे आए थे। 1.3 जिसमें हमें करना था, जिसमें हमें किसके बारे में थे? प्रोसेसेस ऑफ मिनरल डिपॉजिट फॉर्मेशन, या ओ डिपॉजिट फॉर्मेशन कि वो कौन कौन से प्रोसेस है जिससे ओ डिपॉजिट्स बनते हैं, इनके बारे में हम पढ़ रहे थे। परसों हमने सबसे पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा था किसके बारे में? हमने मैग्मेटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, कि इसे मैग्मा के अंदर से डिफरेंट डिपॉजिट्स बनते हैं एलिमेंट्स एक साथ आने की वजह से, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे एक और प्रोसेस जिसका नाम है पिगमेटेटिक डिपॉजिट्स नाम का। एक पिगमेटेटिक डिपॉजिट नाम का एक डिपॉजिट्स होते हैं, कुछ डिपॉजिट्स देखते हैं ये किस तरह से बनते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पिगमेटेटिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं? तो आप देखिए, मैग्मा जब बिल्कुल ठंडा होने वाला होता है, बिल्कुल लास्ट स्टेज ऑफ कूलिंग पे होता है, तो उसमें से एक लिक्विड बाहर आती है। ठीक है, उस लिक्विड के अंदर सिलिका ज़्यादा होती है, वाटर ज़्यादा होती है, और वोलेटाइल ज़्यादा होते हैं। वोलेटाइल का मतलब CO2, ठीक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये कुछ गैसेस वगैरह है कि नहीं। जब मैग्मा बिल्कुल ठंडा होकर लास्ट स्टेज पे पहुंचती है, तो उसके अंदर से एक लिक्विड बाहर आती है। उस लिक्विड के अंदर सिलिका ज़्यादा होती है, वाटर ज़्यादा होती है, और वोलेटाइल ज़्यादा होती है। जब वो लिक्विड ठंडा हो जाती है, तो उस लिक्विड में से जब वो ठंडा हो जाएगा तो एक रॉक बनेगा, एक डिपॉजिट बनेगा। उस डिपॉजिट के अंदर हमें बड़े बड़े क्रिस्टल्स मिलते हैं, किसके? फेल्सिक मिनरल के। फेल्सिक का मैंने आपको बोला था, फेल का मतलब होता है फेल्सफार, सिक का मतलब होता है सिलिका। यानी जब वो लिक्विड ठंडा हो जाएगा, हमें एक बड़ा सा रॉक मिलेगा। उस रॉक के अंदर बड़े बड़े फेल्सफार और सिलिका के क्रिस्टल्स होंगे, है ना? ठीक। उसके अलावा उस रॉक के अंदर क्या होगा? लिथियम होगा, और रेयर अर्थ एलिमेंट होंगे। इन सब के बारे में हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। तो वो डिपॉजिट्स जो किससे बनता है? मैग्मा जब ठंडा होने के बाद एक लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड के ठंडा होने की वजह से जो डिपॉजिट्स बनते हैं, उन डिपॉजिट्स को हम कहते हैं पिगमेटेटिक डिपॉजिट्स। ठीक है, एक बार फिर से बोलूं, पिगमेटेटिक डिपॉजिट्स किससे बनता है? वो डिपॉजिट्स जो जब मैग्मा बिल्कुल लास्ट में ठंडा होती है, तो उसमें से एक लिक्विड निकलती है। जब वो लिक्विड ठंडा हो जाती है, तो उससे जो डिपॉजिट बनेगा उसको हम कहते हैं पिगमेटेटिक डिपॉजिट्स। पिगमेटेटिक डिपॉजिट में ज़्यादातर लिथियम पाया जाता है और रेयर अर्थ एलिमेंट पाए जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वो जो लिक्विड जो लास्ट में निकलेगा, उसमें सिलिका ज़्यादा होगा, वाटर ज़्यादा होगा, और वॉलेटाइल ज़्यादा होंगे, है कि नहीं? ये एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे। वॉलेटाइल बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन वगैरह जितने भी गैसेस हैं, उन सबको हम वॉलेटाइल्स कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हम थोड़ा जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ेंगे। अब तीसरा हमारा किस तरह का डिपॉजिट, कौन से प्रोसेस? हाइड्रोथर्मल प्रोसेस से देखते हैं कौन कौन से बनते हैं। हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट्स को शुरू करने से पहले कुछ देखते हैं हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट्स क्या होती है। हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट्स, है कि नहीं? तो हाइड्रोथर्मल फ्लूइड क्या होती है, पहले वो देखेंगे। फ्लूइड मैंने आप लोगों को बताया था, फ्लूइड कोई भी चीज़ जो फ्लो होती है, कोई भी चीज़ जो फ्लो करता है, उसको हम फ्लूइड कहते हैं। FLOW, फ्लो करती है। आप लोगों ने देखा होगा, हवा भी फ्लो करती है, एयर फ्लो करती है, ठीक है ना? वाटर वेपर भी फ्लो करती है, गैसेस, सारे गैसेस फ्लो करते हैं, और लिक्विड्स भी फ्लो करते हैं।
सॉलिड फ्लो नहीं करता, तो सॉलिड को हम फ्लूइड नहीं कह सकते। यानी अगर आपके पास कोई गर्म गैस या गर्म लिक्विड होगा तो उसको हम हाइड्रो मीन्स हुआ वाटर, थर्मल मीन्स हुआ गर्म हॉट, फ्लूइड हुआ या वो वाटर वेपर के फॉर्म में होगा या तो लिक्विड के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। एक गर्म पानी आप शॉर्ट में देख ले, गर्म पानी है कि नहीं। अब इसके बारे में देखते हैं गर्म पानी से किस किस तरह से डिपॉजिट बनते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हाइड्रोथर्मल फ्लूइड का मतलब हुआ एक तरह का हाइड्रो मीन्स पानी, थर्मल मीन्स गर्म, फ्लूइड मीन्स या तो वो लिक्विड में होगा या तो गर्म लिक्विड या तो गर्म गैस, ठीक है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोथर्मल फ्लूइड। अगर गर्म गैस अगर कहीं से निकल रहा है किसी, जैसे कि आप लोगों ने छुमिक देखा होगा ना, एक तरह का हाइड्रोथर्मल फ्लूइड है। या आप लोगों ने कहीं पे गैस आते हुए देखे होंगे नीचे से, गर्म गर्म गैस ज़मीन के अंदर से बाहर निकलते, वो भी एक तरह का हाइड्रोथर्मल फ्लूइड हुआ। हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स की वजह से बहुत सारे डिपॉजिट्स बनते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि हाइड्रोथर्मल फ्लूइड क्या होता है, पहले वो देखिए। हाइड्रोथर्मल फ्लूइड का डिफिनेशन क्या है। हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स आर हॉट साल्टी वाटर, ये पानी है जिसके अंदर बहुत सारा जो नमकीन है और जो गर्म है, उसके अंदर बहुत सारे लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम लिगेंड्स कहते हैं। ये एलिमेंट्स की क्या खासियत होती है, ये फॉर एग्जांपल में एक लिगेंड्स का नाम सल्फर एक लिगेंड है। सल्फर का क्या खासियत है, ये दूसरे मेटेलिक एलिमेंट के साथ, मेटेलिक एलिमेंट्स जैसे कि आपका आयरन, जैसे कि आपके गोल्ड, जैसे कि आपका सिल्वर, ये जो लिगेंड जो एलिमेंट है ये क्या करते हैं, मेटेलिक एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं, ठीक है। ये इनके साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो वो एलिमेंट जो हाइड्रोथर्मल फ्लूइड में होता है और जो दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करता है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको लिगेंड्स कहते हैं। लिगेंड एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो हाइड्रोथर्मल फ्लूइड क्या होती है, एक पानी है जो गर्म है, जो बहुत नमकीन है, जिसके अंदर लिगेंड्स होता है। लिगेंड्स यानी कुछ एलिमेंट्स होते हैं। वो लिगेंड्स का काम क्या होता है कि जो कीमती मेटल है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मैग्नीशियम वगैरह, बहुत सारे जो कीमती एलिमेंट्स है जो अर्थ के बिल्कुल नीचे पड़ा होता है, ये लिगेंड्स क्या करता है कि उन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है और उनको ऊपर उठा के लेके आते हैं। ये लिगेंड्स खुद पानी के साथ आराम, इनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, ये उस गर्म पानी के साथ इजीली फ्लो कर जाता है ये लिगेंड्स। और ये लिगेंड्स क्या करते हैं कि खुद तो पानी के साथ फ्लो होता है, साथ साथ में जो भी वेरिएबल एलिमेंट नीचे ज़मीन में पड़ा होगा उनको अपने साथ पकड़ के लेके आते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम हाइड्रोथर्मल फ्लूइड कहते हैं। हाइड्रोथर्मल फ्लूइड क्या है, एक गर्म पानी है जिसमें जो बहुत ज़्यादा नमकीन है, जिसके अंदर बहुत सारे लिगेंड्स हैं और वो पानी या तो सेडिमेंट्री रॉक से आया होगा, कोनेट मीन्स सेडिमेंट्री रॉक से आया होगा, सेडिमेंट्स के बीच में जो पानी होता है, या तो मेटामॉर्फिक रॉक से आया होगा, या तो बारिश की पानी जो नीचे जाते हैं वो नीचे से गर्म होकर ऊपर आया हुआ वो पानी होगा, या तो मैग्मा जब ठंडा होता है उसमें से भी पानी निकलता है, या तो वो वाला पानी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई पूछेगा आपको हाइड्रोथर्मल फ्लूइड क्या होती है, सबसे पहली बात तो वो गर्म होती है, वो नमकीन होती है, उसके अंदर बहुत सारे लिगेंड्स होती है, वो पानी होता है जंग। और वो पानी या तो सेडिमेंट्री रॉक से आया होगा, या तो मेटामॉर्फिक रॉक से आया होगा, या तो वो मैग्मा से आया होगा, या तो मेटेरोइक होगा। मेटेरोइक का मतलब जो बारिश की पानी नीचे जाती है उसको हम मेटेरोइक वाटर कहते हैं, ठीक है। बारिश के पानी को हम मेटेरोइक वाटर कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को हाइड्रोथर्मल फ्लूइड का मतलब समझ में आया। हाइड्रोथर्मल फ्लूइड के इंपॉर्टेंट चीज़ ये तो एक गर्म पानी है जिसमें नमकीन ज़्यादा है, जो या तो इग्नियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक रॉक से आया होगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे हमें ज़ोर देना है वो ये है कि उस पानी के अंदर हमेशा लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स कुछ एलिमेंट्स होते हैं और इन एलिमेंट्स का काम क्या है, दूसरे कीमती एलिमेंट्स को अपने साथ जोड़ना, ठीक है ना। तो उस पानी के अंदर कुछ लिगेंड्स होते हैं जैसे कि सल्फर, ठीक है, जैसे कि ये हो सकता है या कोई कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, कॉपर, नाइट्रोजन, कुछ भी हो सकता है। वो क्या करते हैं, दूसरे गोल्ड, सिल्वर वगैरह के साथ बॉन्ड बनाता है और उनको ऊपर लेके आने में हेल्प करता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। ये जो लिगेंड्स होते हैं ये कुछ मॉलिक्यूल्स या आयन्स होते हैं जो कंबाइन होता है वेरिएबल मेटल्स के साथ। वेरिएबल मेटल कौन कौन सा मेटल, जो कीमती मेटल होगा, जैसे गोल्ड आपका कीमती मेटल है,
सिल्वर है, प्लेटिनम है। ठीक है, ये वेरिएबल एलिमेंट्स हुआ। ये आयन्स और मॉलिक्यूल्स क्या करता है, लिगेंड्स इन वेरिएबल एलिमेंट के साथ जुड़ जाता है। जैसे कि सल्फर है तो इसके साथ भी जुड़ेगा, सल्फर इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है ना, ये लिगेंड है और इनको ऊपर लाने में हेल्प करता है। और वो बड़ा सा कम्प्लेक्स, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाता है। और हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग मेटल, हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग, और मेटल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग मेटल्स को हेल्प करने में, मेटेलिक एलिमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है, यहाँ से ध्यान से देखना, जिनने जीडीसी द्रास के बच्चों से भी मैं कहता हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को परसों कहना भूल गया, इस सेंटेंस पे ध्यान देना। जैसे जैसे हाइड्रोथर्मल फ्लूइड ज़मीन के नीचे से ऊपर की तरफ आती है ना, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और प्रेशर भी कम हो जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो जाएगा, उसके अंदर जो मेटल्स होंगे वो डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होती है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कॉपर की बात करूं, कॉपर की सॉल्युबिलिटी, कॉपर हाई टेम्परेचर में पानी के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो जाएगा, लो टेम्परेचर पे ये कॉपर पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं रहेगा, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। सिमिलरली जो ही वो गर्म पानी ऊपर की तरफ आएगा, उसके अंदर से मेटल्स डिपॉजिट होता जाएगा। जिस एलिमेंट की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी वो लास्ट तक उस पानी में रहता है, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी वो जल्दी उस पानी से निकल जाती है और डिपॉजिट्स बनाता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हमने पहले बोला हाइड्रोथर्मल फ्लूइड में लिगेंड्स होते हैं। हाइड्रोथर्मल फ्लूइड ज़मीन के नीचे से ऊपर की तरफ आती है, क्योंकि गर्म पानी की डेंसिटी कम हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ आती है। क्योंकि उसके अंदर लिगेंड्स होता है तो वो लिगेंड्स जैसे जैसे वो पानी आता है, लिगेंड्स अपने साथ मेटल्स को भी लेके आते हैं। जब वो पानी सरफेस के आसपास आ जाता है तो उसकी टेम्परेचर कम हो जाती है। जो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, मेटल्स उसमें से प्रिसिपिटेट हो जाते हैं, निकल जाता है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर कम होने के साथ सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होती है। सारे के सारे मेटल उस पानी में से निकल जाते हैं और डिफरेंट तरह के डिपॉजिट्स बनते हैं। अब देखते हैं कि इस हाइड्रोथर्मल फ्लूइड की वजह से किस किस तरह का डिपॉजिट बनता है। एक है हमारा पोरिफेरी डिपॉजिट्स। ये क्या होता है पोरिफेरी डिपॉजिट्स, इसके बारे में बात करते हैं। ये एक टाइप्स ऑफ, याद रखना ये टाइप्स है, ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट। हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट, सबसे पहला हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट का एक टाइप है, उसको हम पोरिफेरी डिपॉजिट कहते हैं। देखो कहाँ पे होती है पोरिफेरी डिपॉजिट, कहाँ पे बनती है, अकर एट ओशन कंटिनेंट कोलिजन जोन। ये फॉर एग्जांपल हमारा क्रस्ट है, कंटिनेंटल क्रस्ट, आप लोग याद होगा कंटिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है। और ये है ओशियानिक क्रस्ट, आपको पता है कि ओशियानिक क्रस्ट हमेशा कंटिनेंटल क्रस्ट के नीचे जाते हैं। ये है ओशियन क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट, ठीक है। कंटिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट मैंने आपको बनाया। क्रस्ट के नीचे यहाँ पे मेंटल है, यहाँ पे भी मेंटल है। मेंटल में टेम्परेचर ज़्यादा होती है। जब ये ओशियानिक क्रस्ट मेंटल के अंदर घुस जाती है तो ये पिघल जाती है, और पिघल के क्या हो जाती है, ये पिघल के ऊपर आ जाती है, ठीक है, मैग्मा के फॉर्म में ऊपर आ जाती है। ये इस तरह क्रस्ट के अंदर घुस गया, ये मैग्मा नीचे से जो ओशियानिक क्रस्ट था ये पिघल के मैग्मा बना, और वो मैग्मा ऊपर की तरफ आया और कंटिनेंटल क्रस्ट में घुस गया। अब इस मैग्मा में से क्या होती है कि, अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। तो देखिए ये एक ओशियानिक क्रस्ट है और ये हमारा कंटिनेंटल क्रस्ट है। याद रखना क्रस्ट के नीचे हमेशा मेंटल होती है, आप लोगों को पता है मेंटल में टेम्परेचर ज़्यादा होती है। जैसे ओशियानिक क्रस्ट इसे मेंटल के अंदर जाएगा वो पिघल जाएगा और मैग्मा बन के ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है ना। वो आके कंटिनेंटल क्रस्ट के अंदर वो मैग्मा घुस गया। जब वो कंटिनेंटल क्रस्ट के अंदर जब वो मैग्मा घुसती है वो उसकी टेम्परेचर ठंडा होने लगता है। जैसे जैसे वो ठंडा हो जाएगा उसके अंदर से, जैसे जैसे वो ठंडा हो जाएगा उसके अंदर से एक लिक्विड बाहर की तरफ जाएगा, फ्लूइड बाहर की तरफ जाएगा। इस फ्लूइड, जैसे जैसे ये फ्लूइड बाहर की तरफ जाएगा, इस फ्लूइड में से सबसे पहले कॉपर बाहर निकल के आएगा, उसके बाद मोलिब्डेनम नाम का एक एलिमेंट है वो बाहर आएगा, लास्ट में गोल्ड बाहर आएगा। क्योंकि जैसे जैसे ये फ्लूइड बाहर की तरफ जा रही है उसकी टेम्परेचर जो है कम हो रही है और
क्योंकि कॉपर की सॉल्युबिलिटी कम है तो सबसे पहले कॉपर डिपॉजिट हो जाती है, उसके बाद मोलिब्डेनम MO मीन्स मोलिब्डेनम, लास्ट में गोल्ड डिपॉजिट हो जाती है। सबसे पहले कॉपर, इसके आसपास कॉपर की डिपॉजिट होगी, इस एरिया में कॉपर डिपॉजिट होगी, इस एरिया में कॉपर की डिपॉजिशन होगी, उसके बाद इस एरिया में मोलिब्डेनम की डिपॉजिशन होगी, सबसे लास्ट में हमें गोल्ड की डिपॉजिट होगी। इस तरह के डिपॉजिट को हम कहते हैं पोरिफेरी कॉपर पोरिफेरी डिपॉजिट्स। देखिए कहाँ पे होती है, उस जगह पे होती है जहाँ ओशन और कंटिनेंट एक दूसरे के साथ टकराता है, कोलिजन करता है। मैग्मा जो है इंट्रूड करता है क्रस्ट के अंदर, आपने देखा क्रस्ट के अंदर मैग्मा इंट्रूड किया। इस मैग्मा का, ये मैग्मा कैसा एसिडिक मैग्मा होता है, यानी इस मैग्मा के अंदर सिलिका ज़्यादा होगा, ये एसिडिक मैग्मा होगा। ठीक है, जिस रॉक के अंदर इसने इंट्रूड किया, इस रॉक को, इस कंटिनेंट के रॉक को हम कहते हैं ग्रेनाइट। ठीक है, जिस रॉक के अंदर वो इंट्रूड करेगा उस रॉक को नाम है ग्रेनाइट। हाइड्रोथर्मल फ्लूइड ऑफ मैग्मेटिक ऑरिजिन, जिस हाइड्रोथर्मल फ्लूइड जो इसमें से निकला वो मैग्मा में से निकला ना, वो सेडिमेंट्री ऑरिजिन नहीं था, वो क्या मैग्मेटिक ऑरिजिन हाइड्रोथर्मल फ्लूइड था। एग्जाम्पल इसका पोरिफेरी कॉपर डिपॉजिट इसका एक एग्जाम्पल है, या पोरिफेरी मोलिब्डेनम डिपॉजिट या पोरिफेरी गोल्ड डिपॉजिट भी होती है। आई होप आप लोगों को पोरिफेरी डिपॉजिट समझ में आया। पोरिफेरी डिपॉजिट क्या है, ये एक तरह का हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट है। इसमें क्या हुआ, दो जब जब एक ओशियानिक क्रस्ट और कंटिनेंटल क्रस्ट एक दूसरे के साथ टकराता है तो ओशियानिक क्रस्ट नीचे चला जाता है, किसमें, मेंटल के अंदर, वो पिघल जाता है और वो मैग्मा बन के कंटिनेंटल क्रस्ट के अंदर घुस जाती है। जब वो ठंडा हो जाती है उसमें से एक लिक्विड बाहर आती है, उस लिक्विड को हम हाइड्रोथर्मल फ्लूइड कहते हैं। वो लिक्विड अब मैग्मा से दूर जाने लगती है, जैसे जैसे वो दूर जाते हैं सबसे पहले कॉपर को डिपॉजिट करते हैं, उसके बाद वो मोलिब्डेनम को डिपॉजिट करते हैं, लास्ट में गोल्ड को डिपॉजिट करती है। तो इस तरह जो कॉपर मोलिब्डेनम और गोल्ड का जो डिपॉजिट बना, इस तरह उस तरह के डिपॉजिट को हम पोरिफेरी कॉपर डिपॉजिट कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया। एक आते हैं वॉल्केनोजेनिक मेसिव सल्फाइड डिपॉजिट, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इतना डिटेल में मत जाओ, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। ये वाला देखो, कैविटी फिलिंग डिपॉजिट। कैविटी फिलिंग डिपॉजिट क्या होती है, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोथर्मल फ्लूइड डिग्री, जैसे जैसे वो हाइड्रोथर्मल फ्लूइड नीचे से ऊपर की तरफ आएगा उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, है कि नहीं। फ्रैक्चर के थ्रू आता है ना हाइड्रोथर्मल फ्लूइड, क्या नीचे से ज़मीन के अंदर से ऊपर की तरफ फ्रैक्चर के थ्रू ऊपर की तरफ आता है, जैसे जैसे वो ऊपर आता है उसका टेम्परेचर कम हो जाती है। विथ डिक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ द एलिमेंट आल्सो डिक्रीजेस, एलिमेंट्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। उसमें से हाई टेम्परेचर पे, याद रखना, हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा एलिमेंट उसके अंदर सॉल्युबल रहते हैं पानी के अंदर, लो टेम्परेचर पे एलिमेंट पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं रहता। जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर कम हो जाती है, अब एलिमेंट्स उस पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं रहता, वो एलिमेंट्स अब पानी से निकलना स्टार्ट कर देती हैं। एलिमेंट विथ लो सॉल्युबिलिटी, जिस एलिमेंट की सॉल्युबिलिटी लो होगी वो सबसे पहले डिपॉजिट होगा, किसमें, उस फ्रैक्चर के अंदर, और जिस एलिमेंट की हाई सॉल्युबिलिटी होगी लास्ट में डिपॉजिट होगा उसी फ्रैक्चर के अंदर। उन फ्रैक्चर्स के अंदर जो डिपॉजिट बनते हैं उसको हम कहते हैं कैविटी फिलिंग डिपॉजिट्स। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। जब हाइड्रोथर्मल फ्लूइड नीचे से ज़मीन के नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, किसके थ्रू आएगा, क्रैक्स के थ्रू आएगा या फ्रैक्चर्स के थ्रू आएगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है उस फ्लूइड का। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कम होता है उसमें से सारे के सारे मेटल निकल जाते हैं रास्ते में ही, और सारे के सारे मेटल उन क्रैक्स के बीच में फंस जाते हैं और उन क्रैक्स के बीच में, फ्रैक्चर्स के बीच में डिपॉजिट बनते हैं। उन तरह के डिपॉजिट्स को हम कैविटी फिलिंग डिपॉजिट्स कहते हैं। लास्ट में है रिप्लेसमेंट डिपॉजिट्स। जैसे जैसे वो हाइड्रोथर्मल फ्लूइड नीचे से ऊपर की तरफ आएगा क्रैक्स के थ्रू, तो क्या करता है कि उस फ्लूइड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स रॉक के पास चला जाएगा, रॉक वाला एलिमेंट फ्लूइड के पास आ जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल ये एक रॉक है, ठीक है, उसमें कुछ फ्रैक्चर है इस तरह से, नीचे एक मैग्मा है, ये मैग्मा ठंडा हो गया, जब मैग्मा ठंडा होगा तो इसमें से फ्लूइड बाहर आएगा, ठीक है ना, वो फ्लूइड इसके थ्रू ऊपर आ रहा है सरफेस के ऊपर। अब उस फ्लूइड के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, क्या होता है कि हाई टेम्परेचर, अब वो फ्लूइड जो है कुछ एलिमेंट्स इस रॉक को देता है, रॉक से कुछ एलिमेंट फ्लूइड में चला जाए, रिप्लेस हुआ कि नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल अगर फ्लूइड में गोल्ड होगा तो फ्लूइड गोल्ड रॉक को देगा और गोल्ड के बदले कैल्शियम फ्लूइड के अंदर चला जाएगा।
तो इस तरह से रॉक के अंदर गोल्ड की डिपॉजिट बनी कि नहीं बनी, तो इस तरह के डिपॉजिट्स को हम कहते हैं रिप्लेसमेंट डिपॉजिट्स। एज द हाइड्रोथर्मल फ्लूइड मूव्स थ्रू द फ्रैक्चर, जैसे जैसे हाइड्रोथर्मल फ्लूइड फ्रैक्चर से ऊपर आएगा, एलिमेंट्स एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट अकर बिटवीन फ्लूइड एंड द रॉक, रॉक्स और फ्लूइड के बीच में एलिमेंट एक्सचेंज हो जाता है और रॉक के अंदर एक डिपॉजिट बनता है। उस तरह के डिपॉजिट को हम रिप्लेसमेंट डिपॉजिट कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट वाला है, वो है हमारा मेटामॉर्फिक डिपॉजिट्स। देखिए मेटामॉर्फिक डिपॉजिट्स कैसे बनते हैं। आप लोगों को पता है ना मेटामॉर्फिज्म किसको कहते हैं, रॉक का शेप चेंज हो जाना, टेम्परेचर प्रेशर चेंज होने की वजह से, उसको मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। मेटामॉर्फिज्म, मेटा का मतलब होता है चेंज, मॉर्फ का मतलब होता है शेप। जब रॉक का शेप चेंज हो जाता है किस वजह से, टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होने की वजह से, तो उसको हम मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, है कि नहीं। अब एक हमने पढ़ा था कि कंटेक्ट मेटामॉर्फिज्म के बारे में हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। एक रॉक है फॉर एग्जांपल क्रस्ट के अंदर, नीचे मेंटल से मैग्मा इस रॉक के अंदर घुस गया, ठीक है, ये पिंक कलर वाला मैग्मा है। तो इस रॉक का ये वाला एरिया, इस रॉक का ये वाला एरिया गर्मी की वजह से पकेगा कि नहीं पकेगा, पूरा चेंज हो जाएगा इस वाले एरिया में। टेम्परेचर भी ज़्यादा इस एरिया में है और नीचे से इसने प्रेशर लगाया, प्रेशर भी ज़्यादा है। ये मैग्मा है, ये रॉक है, रॉक के अंदर मैग्मा घुसा तो रॉक का वो एरिया जो मैग्मा के आसपास होगा, ये वाला पूरा रॉक चेंज हुआ होगा। इसके अंदर बहुत सारे डिपॉजिट्स बनते हैं, उन डिपॉजिट्स को हम कंटेक्ट मेटामॉर्फिक डिपॉजिट्स कहते हैं, ठीक है। देखो जब मैग्मा क्या करते हैं, जब मैग्मा इंट्रूड करता है, इंट्रूड मीन्स घुस जाता है, किसमें, रॉक के अंदर घुस जाता है, तो रॉक का कुछ हिस्सा, जैसे ये पूरे रॉक का थोड़ा सा हिस्सा क्या हुआ, जो बिल्कुल इंट्रूजन के साथ था, जो इस मैग्मा के पास में था, अंडरगो शेप चेंज, उसका पूरा शेप चेंज हो जाता है, इस वाले एरिया का शेप चेंज हो जाता है। और डिपॉजिट बनता है एट द कंटेक्ट ऑफ द रॉक, एंड जहाँ पे रॉक और मैग्मा कंटेक्ट में आया, यानी इस एरिया में जहाँ पे रॉक और मैग्मा कंटेक्ट में आया, यानी इस वाले एरिया में, यहाँ पे बहुत सारे डिपॉजिट्स बनते हैं। उस तरह के डिपॉजिट्स को हम कंटेक्ट मेटामॉर्फिक डिपॉजिट्स कहते हैं, ठीक है। अब एक और मेटासोमेटिक डिपॉजिट क्या होता है वो देखेंगे। डिपॉजिट फॉर्म इट ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट बिटवीन द इंट्रूजन एंड रॉक। देखो जब एक रॉक है, ठीक है, ये एक रॉक है, उस रॉक के अंदर यहाँ से ब्लू कलर का मैग्मा घुसा, ठीक है ना, मैग्मा घुसा। अब क्या होता है कि मैग्मा में से कुछ एलिमेंट इधर चला जाता है, ठीक है ना, रॉक के अंदर, और रॉक में से कुछ एलिमेंट मैग्मा के पास आ जाता है, रॉक में से कुछ एलिमेंट मैग्मा के पास आ जाता है, ठीक है। कुछ एलिमेंट मैग्मा से रॉक के पास चला गया, कुछ रॉक से मैग्मा के पास आ गया। शेप चेंज तो हुआ, साथ साथ में कंपोजिशन भी चेंज हुआ, क्योंकि पहले तो शेप चेंज होगा इस एरिया में, साथ में क्योंकि एक्सचेंज ऑफ केमिकल हुआ तो कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है। तो अगर मेटामॉर्फिज्म, वो मेटामॉर्फिज्म जिसमें कंपोजिशन के साथ साथ शेप भी चेंज हो, उसको हम मेटासोमेटिज्म कहते हैं, मेटासोमेटिक या मेटासोमेटिज्म। और इस एरिया में जो डिपॉजिट्स बनेगा उसको हम मेटासोमेटिक डिपॉजिट्स कहते हैं, ठीक है। दो तरह के होते हैं, अगर वो रॉक जिसके अंदर मैग्मा घुसा, अगर वो रॉक लाइमस्टोन होगा तो उस डिपॉजिट को हम क्या कहेंगे, सिकान डिपॉजिट कहेंगे। इंट्रूडेड रॉक इज लाइमस्टोन, जिस रॉक के अंदर मैग्मा घुसा वो लाइमस्टोन होगा। तो अगर जिस रॉक के अंदर मैग्मा घुसा, ये वो मैग्मा है, ये वाला ये मैग्मा है, अगर ये ग्रेनाइट होगा, जिस रॉक के अंदर घुसा अगर वो ग्रेनाइट होगा, तो इसमें जो डिपॉजिट बनेगा इस एरिया में उसको हम कहेंगे ग्रेजन डिपॉजिट्स। समझ आया। लाइमस्टोन के अंदर इस एरिया में जो डिपॉजिट बनेगा उसको हम स्कान डिपॉजिट कहते हैं, और ग्रेनाइट के अंदर इस कंटेक्ट वाले एरिया में जो डिपॉजिट बनेगा उसको हम ग्रेजन डिपॉजिट कहते हैं। इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। सेडिमेंट्री वाला पार्ट रह गया, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। मैं ये PDF आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें सो दैट और भी आने वाले सेमेस्टर्स के लिए भी आप लोगों को वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा सा हिम्मत मिले। जितना आप वीडियो को शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, आप मेनली अपने क्लासमेट्स के साथ, और जितना हो सके पूरा पूरा वीडियो डिटेल में देखना, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। जहाँ पे समझ नहीं आएगा आप लोग कमेंट में या मुझे पर्सनल मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़, कल मिलते हैं।